हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। उसके बाद हम उनके एप्लीकेशंस को देखते हैं और फिर बायनेंसी के बारे में देखेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उनके एप्लीकेशंस देखेंगे, कैसे कोई भी चीज़ फ्लोट करती है, कैसे भी कोई भी चीज़ जो होती है वो सिंक कर जाती है, कैसे जो नाव होती हैं, जो शिप्स होती हैं वो पानी के अंदर तैरती हैं, और जो अदर चीज़ होती हैं वो फ्लोट नहीं कर पाती हैं पानी में। तो उनके पीछे रीजंस हैं, उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। थ्रस्ट एंड प्रेशर की डेफिनेशन एंड उनके यूजेस देखेंगे फिर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है थ्रस्ट, प्रेशर, फोर्सेस इन एन एक्शन। ओके, सबसे पहले मैं तुम्हें थ्रस्ट समझाता हूँ कि थ्रस्ट होता क्या है। देखो, नॉर्मली होता क्या है, कोई भी जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो जब कुछ भी बाहर की चीजें नहीं लगती हैं तो वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, जिसको अपन ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करता है उस फोर्स को अपन बोलते हैं वेट। ये तो मैं बता दिया मैंने कि जो भी फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फील करता है ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स को अप्लाई करता है, किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली अगर वो किसी फोर्स को अप्लाई करता है, दैट्स द थ्रस्ट। बोलो सर ये क्या बोला आपने? तो मैं इसको समझाता हूँ, एक बार इधर ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें बोला कि एक दीवार है, दीवार के ऊपर मैंने तुम्हें कील रखी और कील को मैंने हैमर, मेरे को जस्ट हाथ में मेरे पास हैमर है और मैंने उस हैमर से इस कील को ऐसे मारा। जो मेरा मोशन है हैमर को लाने का वो इस डायरेक्शन में है, तो जो मेरा फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसके बीच में मैंने इस कील के हेड पे हिट किया। तो जो भी फोर्स मेरा इस हैमर के अंदर था वो सारा इस कील में ट्रांसफर हो गया, और जिस अगर फोर्स का जो स्ट्रेट लाइन जो मोशन था, फोर्स की जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन के अंदर ही ये कील आगे जाएगी। समझ में आया? सिमिलरली मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि अगर मान लो जो कील है वो ऐसे है और मैं हैमर को इस डायरेक्शन से फोर्स कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन से मार रहा हूँ, तो मेरे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस ये डायरेक्शन है, तो कील अब ऐसे अंदर नहीं जाएगी, कील इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी अब, क्योंकि जो मैंने फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया, तो जो मेरा रिजल्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा मुझे। अगर मुझे किसी कील को ऐसे अंदर डालना है, अगर मुझे किसी कील को इस डायरेक्शन के अंदर दीवार के अंदर डालना है, तो मुझे फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर, बोले तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसके परपेंडिकुलरली डायरेक्शन के अंदर मुझे यहां से स्केल को हिट करना पड़ेगा। ये चीज मुझे समझ में आ गई कि मुझे इस जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और जिस डायरेक्शन में मुझे कील को अंदर डालना है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मुझे हिट करना पड़ेगा कील को हेड पे। देन जो फोर्स है, जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी उस डायरेक्शन के अंदर कील आगे जाएगी। तो ये जो कील है जब मैं यहाँ मारूंगा इसके हेड पे, तो ये कील इस डायरेक्शन के अंदर अंदर घुस जाएगी। समझ में आया? तो मैंने क्या पाया कि जब भी मैं किसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता हूं तो जो मोशन होता है किसी पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर होता है, और वो उस फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात? दैट्स द थ्रस्ट, दैट फोर्स इज थ्रस्ट। तो मैं डेफिनेशन देखता हूँ, तो भी समझाया मैंने कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट होता है कि कोई भी पार्टिकल परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाता है किसी पार्टिकल के ऊपर, तो वो थ्रस्ट होता है। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, थ्रस्ट इज ए डायरेक्शनल फोर्स अप्लाइड टू मूव ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके ऊपर लगाया गया जो फोर्स है वो ही थ्रस्ट है। एक डेफिनेशन और होती है थ्रस्ट की, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द देखो, द फोर्स, जो हैमर हमारे हाथ में है, जो वो फोर्स लगा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कील, जो कील के ऊपर हैमर जो फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है इसके एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट अंदर चला जाएगा। दैट्स थ्रस्ट। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया वेट के बारे में, कि वेट क्या होता है। वेट होता है एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, दैट्स कॉल्ड वेट। सिमिलरली द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, तुम्हें डेफिनेशन याद रहेगी इसकी, तो अच्छे से याद रखना। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन सेम एरिया आर डिफरेंट। देखो,
ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो मैं कोई दो फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया कि 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स ही यहाँ लगाया, लेकिन ये जो फोर्स है इसको मैंने एक कील पे लगाया है और ये जो फोर्स है इसको मैंने इतनी बड़ी रोड के ऊपर लगाया है। ये सेम सरफेस है, समझ रहे हो, ये सेम सरफेस है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ये कील जो है ये जल्दी अंदर जाएगी या फिर जो ये सिलेंड्रिकल शेप का ये ऑब्जेक्ट है ये जल्दी अंदर जाएगा? तो तुम्हें दूर से देखने में लग रहा है कि हाँ सर फोर्स सेम है तो शायद दोनों अंदर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। देखो, ये जो कील है ये जल्दी अंदर जाएगी एज कंपेयर टू इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के। क्यों? क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत अलग अलग है। होता क्या है, मेरी बात सुनो, जब भी हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो भाई मान ले मैंने बोला कि इस कील के ऊपर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो जैसे ही मैंने इस कील के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये जो सारा फोर्स है ये फोर्स इस कील के इस पॉइंट से होते हुए सरफेस के अंदर जाएगा। समझ रहे हो, ये सारा फोर्स इस पूरी कील को जो मैंने पुश किया है वो सारा फोर्स सिर्फ एक स्मॉल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ऐसा दिखता है उसके अंदर होते हुए अंदर जाएगा सारा फोर्स, जो इस कील को अंदर पुश करेगा। लेकिन वहीं अगर मैंने सिलेंडर की बात करी तो जब मैंने बोला कि जो फोर्स है ये इस पॉइंट के ऊपर 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है क्योंकि मैंने ऊपर 10 न्यूटन ही लगाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इतने सारे एरिया के अंदर। ठीक है, तो मैं किसी भी एक पॉइंट पे जितना पॉइंट ये था इतने ही किसी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो यहाँ 10 न्यूटन फोर्स नहीं देखने को मिलेगा मुझे, क्योंकि वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मीन्स तुम्हें समझ में आया कि जो थ्रस्ट है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी। समझ रहे हो कि भाई एरिया इसका ज्यादा हुआ तो इसका जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका उस ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट उतने थ्रस्ट से आगे नहीं मूव किया जितना इसके कम एरिया होने के बाद ये आगे मूव कर रहा है। तो यहां तुम समझ में आया कि अगर फोर्स सेम भी है तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत डिपेंड करता है कि वो सरफेस से कितने एरिया से कांटेक्ट कर रहा है। तो यहां से तुम्हें ये समझ में आया कि जो थ्रस्ट होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन जो होता है वो होता है कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर, नंबर टू वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर कि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। जित अगर फोर्स सेम है कांटेक्ट अलग अलग है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, एक छोटा कांटेक्ट सरफेस का है एक बड़ा कांटेक्ट है सरफेस का, तो वो भी वेरी करेगा, वहां भी थ्रस्ट वेरी करेगा अगर सेम फोर्स है तो, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है और फोर्सेस अलग अलग हैं तब भी थ्रस्ट वेरी करेगा। तो थ्रस्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है। अब मैं तुम्हें बताऊं इसके जो रोल ऑफ थ्रस्ट है डे टू डे लाइफ के अंदर, तो इसको मैं मिटा दूं देन आपको ये रोल्स बताता हूँ सारे। ये देखो, तुमने हमेशा एक एरोप्लेन्स को देखा होगा या फिर रॉकेट को देखा होगा। रॉकेट के हमने तुमने हमेशा तुमने नोटिस किया होगा कि जो इसकी जो टिप होती है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये बहुत शार्प बनाया जाता है। क्यों? कि ये इजीली जो एयर है इसको पेनिट्रेट करता हुआ आगे निकले। अब सर ये देखो, ये जो टिप है जो ये जितना भी फोर्स इसके एग्जॉस्ट से लग रहा है, जितना भी फोर्स इसके रॉकेट से लग रहा है, वो सारा फोर्स ए एयर को पेनिट्रेट करेगा, सिर्फ कांटेक्ट करेगा इस छोटे से पॉइंट से। इस छोटे से पॉइंट से जितना अगर ये कांटेक्ट कम करेगा उतना ज्यादा थ्रस्ट से ये आगे जाएगा। समझ में आया? इसलिए इनका जो पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो बहुत कम बनाया जाता है। वहीं अगर मान लो कि इनका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इतना ज्यादा बना दिया जाए, जो इतना ज्यादा रहेगा तो जितना थ्रस्ट से ये आगे जा रहा है तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो थ्रस्ट तुम्हें फील करेगा वो कम रहेगा, स्पीड भी कम होगी, रेजिस्टेंस भी ज्यादा फील करना पड़ेगा रॉकेट को। यही रेसिंग कार के अंदर होता है। रेसिंग कार का जो मेन जो आगे का हिस्सा होता है वो बहुत ही शार्प बनाया जाता है ताकि वो परफेक्टली एरोडायनेमिक्स को फॉलो कर सके, ज्यादा थ्रस्ट से वो आगे जा सके, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द एयर बहुत कम हो जाता है। सिमिलरली हवाई जहाज में भी यही होता है। ठीक है, जो हवाई जहाज होता है उनके अंदर भी यही होता है कि जो इनका जो फ्रंट एरिया होता है, जो फ्रंट का पार्ट होता है, वो बहुत शार्प और नोकीला बनाया जाता है ताकि वो एयर को चीरता हुआ आगे निकल जाए और मैक्सिमम थ्रस्ट से आगे मूव करे। क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एयर के साथ इस ऑब्जेक्ट का,
वो बहुत कम है, इसलिए ज्यादा थ्रस्ट से वो आगे मूव करता है। तो शायद तुम्हें थ्रस्ट समझ में आया कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट होता है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रस्ट इज ए डायरेक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। थ्रस्ट जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसके ऊपर और सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा इनके रूल्स मैंने तुम्हें बता दिए। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। देखो प्रेशर की डेफिनेशन से ही तुम सब समझ जाओगे कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर डेफिनेशन प्रेशर की क्या होती है। प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने तुम्हें बोला कि मैंने कोई भी फोर्स लगाया, मैंने यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैंने मेरे पैर से अर्थ के ऊपर फोर्स लगाया। तो जो फोर्स मैंने लगाया, ऐसे सुनो इस चीज को, मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूं और ये मेरा पैर है। मैंने पैर को जूम करके दिखाया कि ये मेरा पैर है। मैंने पैर के नीचे, मैंने पैर को सीधा अर्थ पे रखा तो मैं खड़ा हो पाया, ठीक है, मैं खड़ा हो पाया अच्छे से। लेकिन वहीं अगर मैं कंडीशन नंबर 2 लेता हूं और मैं मेरे पैर के नीचे एक छोटी सी कील को रख लेता हूं और अब उस कील के ऊपर मैं प्रेशर लगाता हूं, तो देखो मेरा जो वेट है वो यहाँ भी सेम है, मेरा जो वेट है वो यहाँ भी सेम है। लेकिन यहाँ जो मैंने पैर लगाया है, क्या मेरा पैर धरती के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया है वो इतने सारे एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो जो मैंने फोर्स यहाँ लगाया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारे एरिया के अंदर। मान लो ये मेरा पैर है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारे एरिया के अंदर, तो वो पैर है वो अंदर नहीं जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पैर के नीचे एक कील मैंने लगाई हुई है, तो मैंने जितना भी फोर्स मेरे पैर के थ्रू लगाया, जितना भी प्रेशर मैंने पैर के थ्रू लगाया, जितना भी फोर्स मैंने पैर के थ्रू लगाया, वो सारा का सारा जो फोर्स है वो सिर्फ एक पॉइंट, एक कील से होता हुआ अंदर जाता है और वो कील मेरे पैर रखने से मिट्टी के अंदर धंस जाती है। समझ में आया कि मैंने पैर रखा लेकिन वो नहीं गया, लेकिन जब मैंने किसी कील के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया पैर से तो वो कील अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है एरिया। फोर्स जितना मैंने लगाया उतना स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो फोर्स लगता है, वो फोर्स स्पेसिफिक एरिया पे कितना लग रहा है वही प्रेशर होता है। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ये इतने पूरे एरिया के अंदर मैंने फोर्स लगा रखा है, तो मैं इसे एक यूनिट एरिया, एक फिक्स यूनिट एरिया के ऊपर उस फोर्स को कैलकुलेट करूंगा, तो ये प्रेशर है भाई। फोर्स पूरे पे लगा रखा है मैंने, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया तो वो प्रेशर है, ठीक है। वहीं मैंने देखा कि यहाँ इतना बड़ा मैंने पैर से फोर्स लगा रखा था, तो मेरे इस स्पेसिफिक एरिया पे जब मैंने नोटिस किया भाई मैंने इतने बड़े पैर पे फोर्स लगा रखा है, मैंने इस यूनिट एरिया पे फोकस किया, तो मुझे पता चला कि जितना फोर्स मैंने लगा रखा था उसका बहुत कम इस यूनिट एरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो प्रेशर है वो लो हो गया क्योंकि फोर्स कम है इस यूनिट एरिया में। वहीं अगर मैं स्कील की बात करता हूं तो इस कील का एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर जितना फोर्स मैंने ऊपर से लगाया वो सारा फोर्स इस यूनिट एरिया के अंदर मुझे देखने को मिला, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो एक हाई प्रेशर है। समझ में आया? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट एरिया, ठीक है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, ऐसे ही जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो शायद मैं समझा पाया तुम्हें इस चीज को, ठीक है। अब तुम इसको डील कर लेना और डेफिनेशन देखो। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड डिवाइड्स बाय द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, मींस प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। यही डेफिनेशन है और यही इसका फॉर्मूला है। शार्प ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करता है मैंने तुम्हें बताया कि जब मैंने किसी मेरे पैर के नीचे एक कील को रखा, तो जब मैंने उतना ही फोर्स लगाया तो वो कील अंदर चली गई, क्योंकि ज्यादा फोर्स एक स्मॉल एरिया के अंदर अप्लाई हुआ, तो वो सारा फोर्स स्मॉल एरिया को जब अप्लाई हमने किया तो वो जो स्मॉल एरिया है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर चला गया। सिमिलरली क्या होता है जब हमारे हाथ में चाकू होता है, तो चाकू जो होता है वो आगे से बहुत शार्प होता है, ये शार्प चाकू है। तो जितना फोर्स हम अपने हाथ से लगाते हैं इसको ऐसे मारते हुए, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत माइनर होता है, पतला होता है, जबकि फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर ये जो चाकू है, ये सीधा का सीधा जो नाइफ है ये सीधा का सीधा उस
के अंदर चला जाता है। क्यों? फोर्स हमने बहुत ज्यादा लगाया है, लेकिन वो फोर्स अप्लाई बहुत कम एरिया पे हो रहा है, तो वो उसको काटते हुए अंदर चला जाता है। कोई दिक्कत है? इसलिए इफेक्ट ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो उसको काटते हुए आगे निकल जाता है। स्मॉल एरिया के अंदर जब वो अप्लाई होता है वो सारा फोर्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर होता है कंटेनर के अंदर, वो इसको अपन डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है? अभी डिटेल में देखेंगे आगे। अब देखो एवरीडे लाइफ के अंदर मैं इनके एग्जांपल्स को अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले ब्रीथिंग की बात करते हैं। देखो ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स है, ठीक है? जब भी हम इनहेल करते हैं, मान लो नॉर्मल कंडीशन है, हमारे लंग्स के अंदर इक्वल एयर है, ठीक है? जितनी बाहर एयर है उतनी ही अंदर एयर है। हमने किया नॉर्मल प्रेशर है, जितना प्रेशर बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर है। अब मैंने तुम्हें बोला कि जैसे ही तुमने इनहेल किया, एयर को अंदर लिया, जैसे ही तुमने एयर को अंदर लिया तो ये बहुत सारी एयर पार्टिकल्स अंदर और आ गई, लेकिन एरिया तो इतना ही है। तो धीरे धीरे लंग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, थोड़े से लंग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स तुमने बाहर से इनहेल किए हैं वो उनको जगह चाहिए, उस जगह को फिल उनके लिए जगह बनाने के लिए तुमने इस पे जो लंग्स हैं ये थोड़े खुल जाते हैं, ठीक है? एक्सपैंड कर जाते हैं। नाउ द प्रेशर इनसाइड योर लंग्स इज हाई एंड एज कंपेयर टू द आउटसाइड। सिमिलरली जब तुम एक्सहेल करते हो, जब तुम बाहर हवा को बाहर छोड़ते हो, तो ये जितने भी पार्टिकल है ये सारे तुम्हारे मुंह से होते हुए बाहर आ जाते हैं, तुम्हारे नोज से होते हुए बाहर आ जाते हैं वो सारे पार्टिकल। देन जो प्रेशर अब इसके अंदर है वो लो है एज कंपेयर टू पहले। समझ रहे हो? तो मीन्स जब भी तुम इनहेल करते हो, जब भी तुम इनहेल करते हो तो प्रेशर जो होता है वो हाई होता है तुम्हारे लंग्स के अंदर, जब भी तुम एक्सहेल करते हो तो प्रेशर जो होता है वो लो होता है तुम्हारे लंग्स के अंदर। तो मीन्स ब्रीथिंग के अंदर भी प्रेशर का एक रोल है, ठीक है? योर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग चेंज इन प्रेशर दैट अलाउ यू टू इनहेल एक्सहेल एयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ब्रीथिंग तुम्हें समझ में आई कि ब्रीथिंग में प्रेशर का क्या रोल होता है, वो ही उसके प्रेशर की वजह से ही एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लंग्स, ठीक है? हम किसी भी स्ट्रो से जब ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, देखो ये पानी है, ये ग्लास है, इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, तुमने स्ट्रो डाली इसके अंदर और स्ट्रो से तुमने यहाँ से खींचना स्टार्ट किया। जैसे तुमने खींचा तुम्हारे मुंह के अंदर एक लो प्रेशर एरिया बनता है, वो लो प्रेशर एरिया जो होता है वो इस पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया से ये पानी क्या होता है, अंदर की डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे मुंह में चला जाता है, तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के अंदर जाएगा। सिमिलरली वॉकिंग के अंदर भी मैंने तुम्हें बताया कि जब भी तुम पैर रखते हो, ये तुम हो, जब भी तुम पैर रखते हो किसी सरफेस के ऊपर तो तुम अपने वेट के बराबर प्रेशर डाल रहे हो, लेकिन ये एरिया तुम्हारे पैर का बहुत ज्यादा है इसलिए तुम अंदर नहीं धंसते हो, ठीक है? ये ही वॉकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, पैरों की जो शेप होती है वो कैमल्स को डेजर्ट पे काम करती है, क्योंकि जो डेजर्ट की जो मिट्टी होती है बहुत रेतीली होती है, लेकिन जो कैमल के पैरों की शेप होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो जो उनका वेट होता है, जो प्रेशर लगाता है उनके पैरों पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि उनके पैरों का साइज बड़ी है, एरिया बड़ा है कॉन्टेक्ट का, इसलिए वो उनके पैर धंसते नहीं है रेत के अंदर। समझ में आ रहा है? यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि शार्प ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। टायर प्रेशर, देखो नॉर्मली क्या होता है कि टायर होता है ना वो एक इरेगुलर शेप का होता है, होता तो स्पेरिकल ही है, मतलब स्पेरिकल का नाम है सॉरी, सर्कुलर ही है, लेकिन वो जब उसमें एयर नहीं होती तो वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन जब तुम उसमें एयर को फिल कर देते हो तो वो एक स्पेसिकली सर्कल बन जाता है और एकदम टाइट हो जाता है, जो तुम्हारी गाड़ी को इजीली मूव करवाता है आगे की डायरेक्शन में बिना एकदम शेप को चेंज किए हुए। तो मींस प्रेशर जो होता है उसने टायर को एक स्ट्रोंग बना दिया कि वो तुम्हारी गाड़ी के वेट तक को झेल सकता है, ठीक है? शावर का भी यही होता है। शावर का मैं तुम्हें अभी फ्लूइड के प्रेशर के अंदर समझाऊंगा, टेकिंग शावर कैसे प्रेशर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? प्रेशर इन फ्लूइड्स, देखो प्रेशर इन फ्लूइड्स समझते हैं पहले कि प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। इधर आओ तो ये एक बात बताओ, ये जो जार है इस जार के अंदर पार्टिकल्स रखे हुए हैं और ये पार्टिकल जाता है और ये इसकी दीवार है, ठीक है? सिर्फ ये समझो, ये इसकी दीवार है।
तो होता क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जाएगा और ये इस दीवार से टकराएगा, या फिर ये पार्टिकल जाएगा, ये इस दूसरे पार्टिकल से टकराएगा। ऐसा क्यों करता है? देखो, एट एनी मोमेंट किसी भी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होता है उस पार्टिकल के पास? उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल मोशन के अंदर होता है तो उस टाइम उसके पास एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वजह से वो मूव करता है, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी बोला सर उसको मिलती कहाँ से है? देखो, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कभी बनाई और खराब नहीं की जा सकती, तो वो हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है एक चीज से दूसरी चीज में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। तो इसको बहुत सारे सोर्सेज से एनर्जी मिलती रहती है। हो सकता है किसी हीट सोर्स से उसको एनर्जी मिले, किसी साउंड सोर्स से उसको एनर्जी मिले, या लाइट सोर्स से उसको एनर्जी मिले। तो पार्टिकल को हर बार हर किसी न किसी चीज से एनर्जी मिलती रहती है। वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के तरीके से पार्टिकल में स्टोर रहती है और पार्टिकल उसकी वजह से मोशन के अंदर रहता है। तो पार्टिकल मूव करता रहता है। जब पार्टिकल मूव करता है तो वो दूसरे पार्टिकल को हिट करता है, ये दूसरे पार्टिकल को हिट करता है, ये पार्टिकल मूव करके इसको हिट करता है, ये पार्टिकल मूव करके इसको हिट करता है। तो ये जो हिटिंग है एक के बाद एक पार्टिकल्स की, ये चलती रहती है। डे टू डे लाइफ के अंदर नॉर्मल है ये बात कि पार्टिकल मूव करेगा, दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा, पार्टिकल मूव करेगा, दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा। लेकिन जैसे हम इसको एक जार के अंदर रख देते हैं, जैसे हम इसको एक जार के अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है? तो होता है, ये देखना एक मिनट। तो क्या होता है? तो होता है कि ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करने के बजाय वो पार्टिकल इसके वॉल को हिट करने लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर एक पार्टिकल के बाद पार्टिकल है तो वो उसको हिट करेगा, उसके बाद पार्टिकल है तो वो उसको हिट करेगा। लेकिन अगर उसके बाद पार्टिकल है ही नहीं, वो सीधी दीवार है, तो दीवार पे ही बम्बार्ड करेगा ना वो सीधा, तो वो दीवार पे ही हिट करेगा। तो जब पार्टिकल्स दीवार पे हिट करने लगते हैं, बहुत सारे पार्टिकल दीवार पे हिट करने लगते हैं, तो उस टाइम उस दीवार पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट्स द प्रेशर इन फ्लूइड्स। दैट प्रेशर इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। ओके। समझ में आया तुम्हें कि प्रेशर, सर ये प्रेशर है कहाँ से आया? तो पार्टिकल मूव करते रहते हैं, जब पार्टिकल जाके दीवार पे टकराते हैं बहुत सारे पार्टिकल, तो उस टाइम पे उस दीवार पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। देखो, एक दीवार है और तुम 10 लोग उस दीवार को धकेल रहे हो, तो वो दीवार नीचे गिर ही जाएगी। धकेलते रहोगे तो ऑब्वियसली गिरी जाएगी। तो मतलब कि तुम उस दीवार के ऊपर कोई प्रेशर लगा रहे हो, बहुत सारे लोग मिलके। अब ये प्रेशर एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इसको भी देख लो तुम हैंड टू हैंड। यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल के पास काफी स्पेस है, पार्टिकल के पास काफी स्पेस स्पेस है। तो पार्टिकल क्या, कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे होंगे, और पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो पार्टिकल के पास ज्यादा स्पेस है, तो पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे और बम्बार्ड कम करेंगे। लेकिन वहीं अगर मैंने इनके स्पेस को कम कर दिया, तो पार्टिकल के मोशन के लिए कम स्पेस है लेकिन बम्बार्ड करने के लिए ज्यादा स्पेस है, तो पार्टिकल क्या करेंगे? मोशन कम करेंगे फ्री स्पेस में, क्योंकि फ्री स्पेस है ही नहीं। वो बार बार जाके दीवार पे बम्बार्ड करेंगे, बार बार एक दूसरे से दीवार टकराएंगे, फिर दीवार के पास टकराएंगे, फिर दीवार पे टकराएंगे, फिर दीवार पे टकराएंगे। तो मीन्स ज्यादा टकराव दीवार का क्रिएट करता है एक हाई प्रेशर को। और जब उनके पास फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस हो, तो वो बम्बार्ड कम करेंगे, तो वो एक लो प्रेशर का क्रिएशन करेंगे। कोई दिक्कत है? एक दूसरे से कम टकराएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से कम टकराएंगे तो दीवार से भी कम टकराएंगे, क्योंकि उनके पास फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस है। यहाँ पे वो एक दूसरे से भी ज्यादा टकराएंगे और दीवार से भी ज्यादा टकराएंगे, तो क्योंकि वो हाई प्रेशर का क्रिएशन करेंगे, क्योंकि उनके पास घूमने की कम जगह है। तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ तुम्हें इस चीज की कि होता क्या है। हाँ, ये भी मैं समझाऊंगा, पहले तुम देख लेते हैं डेफिनेशन। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। पहली बात तो फ्लूइड्स होते क्या है? फ्लूइड्स होते हैं जितने भी गैसेस हैं वो सारे फ्लूइड्स हैं, जितने भी लिक्विड हैं वो सारे फ्लूइड्स हैं। ठीक है। देखो, इस चीज को ना ध्यान से समझना। कोई भी एक सॉलिड एक होता है ना, वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। मैंने तुम्हें बोला कि मैंने एक जार के अंदर, यहाँ तो मैंने गैस रखी है, यहाँ पे मेरे पास एयर है, लेकिन मैंने किसी जार के अंदर एक पत्थर को रख दिया लाके। क्या ये पत्थर इस डायरेक्शन के अंदर या इस डायरेक्शन के अंदर या इस डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगाएगा? नहीं सर, वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है। तो मतलब कोई भी सॉलिड जो होगा ना, वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा उसके वेट की वजह से। समझ में आ रहा है? लेकिन गैसेस के अंदर ये नहीं होता है। गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने वेट की तरफ से फोर्स लगाती है, वो तो लगाती ही है, लेकिन वो एक दूसरे से टकराकर और दीवार से टकराकर भी
प्रेशर क्रिएट करती हैं वॉल्स के ऊपर। इसको तो सुनो आप। ऑल सॉलिड exert pressure on a surface due to its weight. Similarly, fluid have weight. फ्लूइड भी नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, एंड दे आल्सो exert pressure on the base due to their weight, due to gravitation force and wall of the container in which they are enclosed. तो जो वाल पे प्रेशर लगाते हैं ना ये पार्टिकल्स, ये होता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है फ्लूइड्स के अंदर। Pressure exerted in any confined mass of liquid is transmitted in all direction. मीन्स जो प्रेशर एक फ्लूइड के अंदर लग रहा है वो हर डायरेक्शन के अंदर सेम ही प्रेशर है। तुम्हें नहीं पता पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कब बम्बार्ड करेगा, कब एक दूसरे से टकराएंगे, और कितना प्रेशर वो एग्जर्ट करते हैं, वो उतना ही प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली लगाते हैं। ओके, इस चीज को समझते हैं। आप इधर आ जाओ, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। तुम देख रहे हो कि ये एक जार है, इसमें 3 छेद कर रखे हैं, 1 2 एंड 3, 3 होल हैं इसके अंदर। पहले होल से जो पानी निकल रहा है वो यही गिर रहा है, नंबर 1। दूसरे होल पे गिर रहा है यहाँ पे, और तीसरे होल पे गिर रहा है यहाँ पे। लेकिन सर ये इन तीनों में इतना इतना गैप क्यों है? ये पानी सीधा यहाँ भी तो गिर सकता था, लेकिन वो यहाँ नहीं गिर रहा है। इसके पीछे बेटा एक रीजन है। रीजन क्या है? देखो, ये अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं और मैं इस पॉइंट के जितने भी पार्टिकल है उनकी फोकस करता हूं उनके ऊपर, तो ये जो पार्टिकल इनके ऊपर है ये एक दूसरे पे इस साइड में तो प्रेशर लगा ही रहे हैं, लेकिन उनके वेट की वजह से वो नीचे वाले पार्टिकल पे भी प्रेशर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जितने भी पार्टिकल हैं ये ऊपर, ये सारे के सारे पार्टिकल इस कंडीशन पे यहाँ पे जो पार्टिकल है इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। ये सारे इस साइड में इसको पुश कर रहे हैं ऐसे। तो अगर ये पार्टिकल कोई भी विदाउट फोर्स के होता तो ये सीधा नीचे गिर जाता, लेकिन ये फोर्स के साथ बहुत सारे पार्टिकल इसको पुश कर रहे हैं, तो ये नीचे ना गिरने के बजाय ये ऐसे आगे जा रहा है और ये यहां जाके गिर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? अब तुम इस चीज को ऐसे देखो कि सर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो बहुत कितने पार्टिकल हैं, ये इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हैं एज कंपेयर टू इस लाइन के। यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो फोर्स है इसकी वजह से इस पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एज कंपेयर टू दिस। ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसलिए ये पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे जाकर गिर रहा है, क्योंकि इस पे पुश ज्यादा है, इस पे प्रेशर ज्यादा है फ्लूइड का। ठीक है, वहीं अगर मैं लास्ट वाले पॉइंट की बात करता हूं तुम्हारे सामने कि इस लाइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितने ज्यादा पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कितना ज्यादा फ्लूइड इस पॉइंट पे प्रेशर डाल रहा है, तो ये पार्टिकल सीधा यहां ना गिरने के बजाय इनके प्रेशर, इनके फोर्सेस की वजह से ये इतना आगे जाकर यहाँ पे गिर रहा है, सबसे ज्यादा आगे जा रहा है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, इस पे थोड़े कम लगा रहे हैं इसलिए यहां जाके गिर रहा है, इसके ऊपर और कम लगा रहे हैं इसलिए ये यहीं जाके गिर रहा है। कोई दिक्कत? तो शायद तुम्हें समझ में आए कि प्रेशर इन फ्लूइड कैसे काम करता है, कि जो बहुत ज्यादा, अब तुम्हें पता चला कि यहां पर भी उतना कितना फोर्स एक पार्टिकल, अब तुम्हें पता चला कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स फील कर रहा है बाकी पार्टिकल्स की वजह से। अगर तुम्हें नहीं पता चलता, अगर तुम इसको ऐसे नहीं खोलते यहाँ पे, तो तुम्हें ऐसा लगता कि ये पार्टिकल यहाँ स्टेबल है, लेकिन जब तुमने यहाँ से इसको निप को खोला तो तुम्हें पता चला कि नहीं, ये पार्टिकल यहाँ नहीं रुकना चाहता, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस इसको पुश कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल इसमें फोर्स लगा रहे हैं, और ये पार्टिकल इतना फोर्स से यहाँ नहीं रुक कर इतनी आगे जाकर यहाँ गिरेगा। वहीं नॉर्मली तुम्हें लग रहा है कि यहाँ वाला पार्टिकल खुश है, देखने को तुम्हें अच्छा लग रहा है कि ये पार्टिकल स्टेबल है, यही है, इस पे कोई फोर्स और प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने इसको निब को खोला तो तुम्हें पता चला कि ये पार्टिकल इतने भयंकर प्रेशर में था, इतना ज्यादा फोर्स इस बाकी पार्टिकल्स का इस पे लग रहा था कि इसको जैसे ही खोला, जैसे ही फ्री छोड़ा, ये इतनी आगे जाके गिरा। तो मतलब ये जो फोर्स बाकी पार्टिकल फ्लूइड्स के एक पार्टिकल पे लगाते हैं, किसी भी पार्टिकल पे लगाते हैं और उनकी किसी कंटेनर के वॉल्स पे लगाते हैं, दैट्स द प्रेशर इन फ्लूइड, दैट्स द प्रेशर इन फ्लूइड। ओके, अब तुम्हें समझ में आया? और ये आल डायरेक्शन के अंदर होता है। अब हम देखते हैं बायंसी क्या होती है। ठीक है,
और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे तैरता है या फिर कोई भी जो शिप है वो कैसे चलती है पानी के अंदर। सब समझने से पहले मुझे तुम्हें समझाना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या चीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम समझते हैं, डेफिनेशन फिर हम देखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सर जो थे वो, उन्होंने देखा कि वो नहाने के लिए गए, बाथटब में वो बैठे। जैसे ही वो बाथटब में बैठे उन्होंने देखा कि जब बाथटब वो नहीं बैठे थे उसके अंदर पानी से पूरा भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो बाथटब के अंदर गए एक अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस हुआ, एक अमाउंट ऑफ वाटर बाहर गया एंड दे डिसाइड टू मेजर दैट अमाउंट। उन्होंने एक बकेट ली और उस पानी को सारे को उसमें डाल लिया मान लो। तो उन्होंने फील किया कि जितना वेट वो बाहर फील कर रहे थे खुद का, उससे बहुत कम वेट वो अंदर फील कर रहे हैं खुद का। और वो जो वेट में लॉस है, वेट जितना कम हुआ है, वो वेट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर ही रिप्लेस व्हेन ही गेट इनसाइड द बाथटब। मींस हम मानते हैं कि जब भी हम कोई कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट अंदर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ पानी रिप्लेस करता है, कुछ पानी को बाहर छोड़ देता है। जितना पानी वो बाहर छोड़ेगा ना, उतना अमाउंट ऑफ फोर्स ही, एक अपवर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट को फील होगा इस पानी के अंदर। समझ में आया? तो आर्किमिडीज सर ने इसके बेसिस के ऊपर ही प्रिंसिपल दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि कैसे एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फ्लूइड के अंदर जाने से कम हो जाता है, वो कैसे खुद को हल्का फील करता है। दैट्स द प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल एक्सप्लेन बाय आर्किमिडीज इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड द फोर्स की वो जितना वेट उसका कम उसे फील होगा, और जितना फोर्स वो अपवर्ड फील करेगा किसी फ्लूइड के अंदर खड़े होके, इज कॉल्ड बायंसी फोर्स। कोई दिक्कत? तो देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या एक्सप्लेन किया था और फिर उसके बाद इसको डिटेल में फिर से देख लेंगे एक बार। Archimedes principle explain buoyancy force on an object equal the weight of the fluid it displays व्हेन सबमर्ज, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर जाएगा तो जितना पानी वो बाहर निकालेगा, उसके अंदर जाने से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, उस अमाउंट ऑफ पानी के बराबर ही एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के, उस ऑब्जेक्ट पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, और वो अपथ्रस्ट फोर्स ही उसके वेट को थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, ताकि उस सब ऑब्जेक्ट को थोड़ा हल्का फील आता है। ठीक है, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स उस पे लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट ये फ्लोटिंग में और सिंकिंग में काम करता है, कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी फ्लूइड के अंदर तैरेगा या वो डूब जाएगा, वो कंप्लीटली आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बताते हैं। वो कंप्लीटली आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। कैसे बताते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बायंसी फोर्स को समझते हैं। बायंट फोर्स क्या होता है? एन अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स exerted by fluid on an object submerged or floating in it. Opposing gravity, this force cause object to appear lighter, float or to be lifted in a fluid. कि जब भी कोई फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड है, जब भी कोई फ्लूइड है उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर रखा है और उसका जो हमने वेट किया वो 100 केजी है, तो जब हमने इसको इस फ्लूइड के अंदर डाला, तो जब ये कंप्लीटली फिल्ड था, तो जब फ्लूइड के अंदर ये गया तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसने रिप्लेस किया। उस अमाउंट ऑफ वाटर को हमने एक बकेट में डाला और हमने उसको चेक किया और फिर हमने अंदर इसका वेट किया ऑब्जेक्ट का, तो वो 100 केजी से कम था। मींस जो वेट था पानी के अंदर वो 100 केजी से कम था और बाहर उसका 100 केजी वेट था। जितना, अब वेट कितना कम था? वेट उतना ही कम था जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, उतना वेट ही उसका कम था। समझ में आ रहा है? ओके। और उस पानी की वजह से उसे एक अपवर्ड फोर्स फील हुआ। दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंसी फोर्स, जिसकी वजह से वो खुद को लाइटर फील कर रहा है, जिसकी वजह से वो तैर रहा है, जिसकी वजह से वो लिफ्टेड फील कर रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर। कोई दिक्कत? तो बायंसी फोर्स में समझा पाए कि जो अपवर्ड फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में,
किसी भी फ्लूइड जब कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के अंदर जाता है तो अपवर्ड फोर्स जो उसमें लगता है वो बायएंसी फोर्स होता है, और जो डाउनवर्ड लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो वेट होता है उसका, ठीक है। और वो जो अपवर्ड फोर्स होता है वो कितना होता है, जितना पानी वो रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उस पानी के अमाउंट के बराबर ही उसको फोर्स अपवर्ड में फील होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है कि कितना वेट वो उसका जो मतलब फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा, उतना अमाउंट के इक्वल ही वो फोर्स फील करेगा अपवर्ड में, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इसको, देखो सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है वो डेंसिटी का करता है। डेंसिटी वाले फैक्टर को मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा कि मान लो तुम्हारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन दिस एंड कंडीशन दिस। कंडीशन वन के अंदर क्या है कि दोनों कंडीशन में तुम्हें इस रास्ते से इस रास्ते में बाहर निकलना है, बाकी कुछ नहीं है। या दो क्लासेस हैं, क्लास नंबर वन, क्लास नंबर टू, और इस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे टाइटली पैक है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन इस क्लास में जो रश है बच्चों का वो बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है। अब तुम हो यहाँ पे और तुम्हें इस डायरेक्शन में निकलना है, क्या तुम इजीली निकल पाओगे? नहीं। तुम्हें कितने ज्यादा बच्चों को एकदम मतलब पीछे करना पड़ेगा, और कितने ज्यादा बच्चों के साथ रश करना पड़ेगा, इसके अंदर कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निकलने के लिए। लेकिन वहीं यहाँ पे क्या है, बच्चे कम हैं, तुम इजीली नीचे गिर जाओगे, या फिर तुम इजीली अपनी क्लास को पार कर लोगे, कोई दिक्कत। तो मतलब कि तुम्हें समझ में आया कि जब किसी भी फ्लूइड के अंदर ज्यादा पार्टिकल होते हैं तो बायएंसी फोर्स ज्यादा लगता है, क्योंकि पार्टिकल को नीचे जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो मींस जब भी डेंसिटी हाई रहेगी तो बायएंसी फोर्स जो है वो हाई हो जाएगा। जब भी डेंसिटी लो रहेगी तो बायएंसी फोर्स जो है वो लो हो जाएगा। अब हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी क्या होती है वो देखो। किसी भी एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल जब ज्यादा हो जाते हैं, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया। अब मेरी बात सुनो कि नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कि पार्टिकल के नंबर पर यूनिट एरिया की मैं बात करूं तो वो डेंसिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखना। अगर मैं एरिया को फिक्स कर दूं, जैसे कि मैंने इस क्लास का एरिया और इस क्लास का एरिया फिक्स कर दिया, तो मैंने पाया कि अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा देता हूं तो मेरी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू के अंदर है, ठीक है। तो मीन्स ये हाई डेंसिटी है, जब भी हाई डेंसिटी रहेगी तो उसके अंदर बायएंसी फोर्स ज्यादा रहेगा, जब भी लो डेंसिटी रहेगी तो उसके अंदर बायएंसी फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेस फ्लूइड वॉल्यूम कितनी जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस कर रहा है वो बता दिया, उतना ही बायएंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को फील होता है। ग्रेविटेशन का जो फील है कि भाई बायएंसी फोर्स हमेशा अपोज करता है ग्रेविटेशन को उस साइड में, और जितना नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है अगर उससे ज्यादा बायएंसी फोर्स लग जाएगा तो पार्टिकल फ्लोट करने लग जाएगा, पार्टिकल तैरने लग जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं हम यहाँ पे कि कैसे पार्टिकल तैरता है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इधर समझो तुम, जैसे कि ये फ्लूइड है, इसके ऊपर तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा। नेचुरली अगर बात करें तो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स इसको पुल करेगा और इसका वेट की वजह से ये सबमर्ज करने लग जाएगा, ये डूबने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया, बहुत ज्यादा पानी अगर इसने डिस्प्लेस किया, और वो पानी की वजह से जो बायएंसी फोर्स है वो इसके ऊपर ज्यादा लगा है एज कंपेयर टू इट्स ग्रेविटेशन फोर्स, मींस इफ इफ बायएंसी फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशन फोर्स, या फिर ग्रेटर देन वेट, ग्रेटर देन वेट, क्या वेट ग्रेटर देन क्या वेट, तो तुम इस चीज से देख पाओगे कि अगर बायएंसी फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से तो पार्टिकल श्रिंक करने के बजाय पार्टिकल फ्लोट करेगा।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है एज कंपेयर टू उसको नीचे की अट्रैक्ट करने वाले फोर्स से। सिमिलरली अगर बायंसी फोर्स कम है ग्रेविटेशन फोर्स से, तो पार्टिकल सबमर्ज करेगा, पार्टिकल अंदर डूब जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोलो सर ये बायंसी फोर्स कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपन, कैसे पता चलेगा कि कितना बायंसी फोर्स लग रहा है? बायंसी फोर्स वो ही फोर्स होगा कि जब तुमने पार्टिकल को पानी के अंदर डाला तो उसने कितना अमाउंट बाहर निकाला उसको कैलकुलेट कर लो तुम, तो तुम्हें पता चलेगा। और उसके मास को तुम कैलकुलेट, उसके वेट को तुम कैलकुलेट करके रखो। अगर जो पानी ये डिस्प्लेस कर रही है वो पानी का क्रिएशन, वो पानी एक बायंसी फोर्स को क्रिएट करे, वो फोर्स अगर ये वो फोर्स उस फोर्स से ज्यादा हो जो ये वेट तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट कर रहा है उससे। दो फोर्स चीजें होती हैं, जो पानी ये डिस्प्लेस कर रहा है उससे एक बायंसी फोर्स क्रिएट हो रही है, और जो ये वेट है तुम्हारा इसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट हो रही है। अगर बायंसी फोर्स जो क्रिएट हुआ है वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा है तो पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, अगर कम है तो पार्टिकल सबमर्ज कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो नाव कैसे बनती है, नाव को भी देख लेते हैं कि सर नाव क्यों तैरती है। नाव ऐसे तैरती है बेटा कि जब भी नाव बनती है तो तुम्हें नाव सिर्फ ऊपर से इतनी दिखती है कि ये नाव है, ये चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाव रियल में ये नीचे तक इतनी बड़ी होती है यहाँ से। तो जितना पोर्शन ये अंदर गई है और जितना पानी इस पोर्शन के अंदर जाने से बाहर रिप्लेस हुआ है, वो इतना इनफ फोर्स क्रिएट करता है, इनफ बायंसी फोर्स क्रिएट करता है जो बाकी नाव के हिस्से को तैरने के लिए सफिशिएंट होता है। कोई दिक्कत? तो शायद मैं समझा पाया। अब इस चीज को देखो कि शिप फ्लोट ऑन वाटर, बायंसी अलाउ शिप टू फ्लोट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर वेट विद द अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर। कि भाई जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स पे, एज कंपेयर टू देयर वेट के। बैलून हवा में राइज करता है, कैसे करता है? बैलून हवा में राइज करता है जब किसी बैलून के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, तो जो नियर बाय एयर के अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इसके ऊपर एक बायंसी फोर्स लगाता है। जो नियर बाई एयर है और जो डाउनवर्ड एयर है वो इस पे बायंसी फोर्स लगाती है, वो फोर्स ज्यादा होता है किसके मुकाबले? इसके अंदर जो वेट है, और जिस उस वेट की वजह से जो उसे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे पुल कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा फोर्स उसकी बायंसी का होता है जो उसे ऊपर ले जाता है। ऐसे ही जो स्विमर होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं हल्का खुद को, क्योंकि अगर कोई स्विमर है वो बाहर है, उसके अंदर 100 kg वेट है, तो जब वो पानी के अंदर जाएगा, तो जब उसका वेट किया जाएगा तो जितना वेट वो बाहर फील कर रहा था उतना तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। लेकिन कुछ पानी उसने डिस्प्लेस किया है बाहर, उसकी वजह से एक बायंसी फोर्स उसको डाउनवर्ड से अपवर्ड लगा रहा है। तो अगर मान लो वो 10 kg भी है, तो जो नेट वेट उसका जो आएगा वो 100 - 10 मीन्स 19 kg उसका वेट आएगा। मीन्स जो नेट वेट वो अपना फील करेगा वो ग्रेविटेशन फोर्स में से माइनस कर देंगे अपन बायंसी फोर्स को, और देन जो वेट निकल के आएगा वो अंदर फील करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा कंक्लूजन वही कि हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ग्रेविटेशन देखा था, उसके रूल्स देखे थे, कैसे कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस देखी थी, इंपॉर्टेंस देखी थी। हमने देखा था ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है। इसके अलावा फिर इस वीडियो के अंदर हमने मास मतलब पिछली वीडियो में ही हमने मास देखा, वेट देखा, डिफरेंसेस देखे, एक बार उनको जाके देख लेना अगर तुमने नहीं पढ़े तो। और इस वीडियो के अंदर हमने सारा प्रेशर देखा, थ्रस्ट देखा, उनकी एप्लीकेशंस देखी, बायंसी फोर्स देखा और आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, और कैसे जहाँ जो शिप्स हैं वो तैरती हैं। तो हमने इस चीज में डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन वो कंप्लीट होता है एकदम। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करेंगे, एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, ये आने वाले वीडियो में तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।